नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका आपके ही परिवार विद्या ब्रांड में। हम लोग कक्षा 6 की सीरीज में फ्रॉम 1 टू लास्ट अर्थात 11 चैप्टर पे आ चुके हैं। जैसा कि आपको पता है, हम प्रत्येक वीडियो में आपको कुछ ना कुछ नया सिखाते ही हैं और साथ ही साथ एक क्वालिटी कंटेंट युक्त नोट्स जरूर प्रोवाइड करवाते हैं। तो आप हमारे साथ बने रहा करिए। हम लोग आज पढ़ेंगे लास्ट चैप्टर कक्षा 6 का चैप्टर नंबर 11, इमारतें, चित्र तथा किताबें। हम लोगों ने अब तक पढ़ रखा है हड़प्पा संस्कृति के विषय में, पाषाण काल के विषय में, महाजनपदों के विषय में और उसके बाद महाजनपद में मौर्य काल, गुप्त काल और साथ ही साथ सातवाहन वंश और उसके बाद हर्षवर्धन काल को भी हम लोगों ने पढ़ा है। साथ ही साथ हमने आपको दक्षिण भारत की सैर भी कराई है अर्थात वर्चुअल सैर कराई है। तो आज हम लोग पढ़ेंगे विभिन्न प्रकार की इमारतों, चित्रों तथा किताबों के विषय में। तो सबसे पहला हमारा टॉपिक है धातु विज्ञान। तो हम लोग जानते हैं धातु विज्ञान होता क्या है, जनरली समझिए आप। धातु अर्थात ऐसा कोई विज्ञान जिसमें धातु के विभिन्न प्रकार के प्रक्रमों अर्थात उनको अयस्कों से अलग करना, पहले तो अयस्कों के रूप में खोजना, फिर अलग करना, निस्तारण करना, फिर उसको एक विभिन्न प्रकार की आकृतियों में संजोना, जैसे आभूषण रूप में, मूर्ति बनाने में, बर्तन बनाने में और हथियार बनाने में। इन सभी रूपों में किसका उपयोग किया जाता है? धातुओं का। और इसी संबंधित विज्ञान को कहते हैं धातु विज्ञान। प्राचीन भारतीय धातु वैज्ञानिकों ने विश्व धातु विज्ञान के क्षेत्र में प्रमुख योगदान दिया। वो कैसे? जो हमारे हड़प्पा कालीन इंसान थे अर्थात समाज के व्यक्ति थे, उन्होंने कांसे को बनाया अर्थात कांसे को बनाने की प्रक्रिया की खोज की। उन्होंने कांसा कैसे बनाया? तांबा और टिन को मिलाकर। तो जानते हैं तो पुरातात्विक खुदाई ने यह दर्शाया है कि हड़प्पावासी कुशल शिल्पकारी थे अर्थात उनको विभिन्न प्रकार के औजारों और सामानों को बनाने की प्रचुरता से कुशलता प्राप्त थी और उन्हें तांबे के धातु कर्म की जानकारी थी। अब धातु कर्म क्या है? अयस्कों से धातुओं को निकालने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? धातु कर्म अर्थात शोधन की प्रक्रिया जो होती है वह कहलाता है धातु कर्म। उन्होंने तांबे व टिन को मिलाकर कांसा बनाया। क्या कांसा किससे बनता है? कांसा टिन व तांबे को मिलाकर बनाया जाता है। जहां हड़प्पावासी कांस्य युग से संबंधित थे अर्थात जो कांसा का उपयोग करने लगे तो इस काल को क्या कहा जाने लगा? कांस्य युग कहा जाने लगा। क्या कहा जाने लगा? कांस्य युग। उसके बाद धीरे धीरे लोहे की खोज हुई और लोहे की खोज हुई तो हमने बताया था आपको पूर्व में कि हलों का निर्माण सर्वप्रथम हुआ। किसका? पहले लकड़ी के हल होते थे, फिर धीरे धीरे हलों का निर्माण होने लगा लोहों से। किससे? ऐसे जो इसका फर होता था ये जोतने वाला, ये लोहे के बनाने जाने लगा और जिस कारण से जो कठोर जमीन थी उसको भी खोदा जाने लगा और अनाजों की उत्पादकता बढ़ी। समझ गए? तो वहीं पे उनके जो उत्तराधिकारी थे वह लौह युग से संबंधित थे अर्थात जो हड़प्पा कालीन था, हड़प्पा काल के बाद के काल को क्या कहा जाता है? लौह युग का काल कहा जाता है। भारत अत्यंत उत्तम किस्म के लोहे का निर्माण करता है। क्या? भारत अत्यंत उत्तम किस्म के लोहे का निर्माण करता है। और इन तरह कैसे लोहे होते हैं? वो पहले होता है खोटा लोहा अर्थात ऐसा लोहा जो मजबूती में कम होता है अर्थात जैसे आपने मशीन देखा होगा चारा काटने वाला या फिर 1 नंबर वाला जो आता है ना, वो नल, क्या कहते हैं? नल ही कहते हैं, 1 नंबर वाला, वो देखा होगा। ये सभी किससे बने होते हैं? कच्चे लोहे के बने होते हैं। और दूसरा होता है पिटवा लोहा। पिटवा लोहा सबसे ज़्यादा मजबूत लोहा माना जाता है। और साथ ही साथ एक प्रकार और होता है ढलवा लोहा। हम लोगों ने लोहा का 3 प्रकार देख लिया। अब हम लोग बात करेंगे गुप्त काल से संबंधित एक अमूल्य धरोहर के विषय में अर्थात लौह स्तंभ के विषय में जो कि मेहरौली में स्थित है। मेहरौली दिल्ली में कुतुब मीनार के परिसर में खड़ा यह लौह स्तंभ भारतीय शिल्पकारों की कुशलता का अद्भुत उदाहरण है अर्थात जो लौह स्तंभ बना है वह भारतीय शिल्पकारों की एक अमूल्य निधि है जिनको उन्होंने भारत के आने वाली पीढ़ी को दान में देकर गए अर्थात उनको दिया है। इसकी ऊंचाई 7.2 मीटर है। कितनी है इसकी ऊंचाई? जो मेहरौली का लौह स्तंभ है उसकी ऊंचाई 7.2 मीटर। साथ ही साथ इसका जो वजन है वह 3 टन से भी ज़्यादा है। कितना? अर्थात ये 3 टन से ज़्यादा वजनी है। इसका निर्माण 1500 साल पहले हुआ था। जो लौह स्तंभ है इसका निर्माण 1500 साल पहले हुआ था। इसके बनने के समय की जानकारी हमें इस पे खुदे एक अभिलेख से प्राप्त होती है। इस अभिलेख में चंद्र नामक शासक का जिक्र है अर्थात
जो चंद्र हैं उनका जो जिक्र है इसी स्तंभ से हमको मिलता है, जो इसमें खुदा हुआ अभिलेख है उससे। संभवतः गुप्त वंश के ये थे, हो सकता है चंद्रगुप्त रहे हों या तो हो सकता है चंद्रगुप्त द्वितीय अर्थात विक्रमादित्य हुए हों। आश्चर्य की बात यह है कि इसमें आज तक जंग नहीं लगा। क्या? इस लौह स्तंभ में आज तक जंग नहीं लगा है और यह अपने मूल स्वरूप में ही स्थित है। कहाँ? कुतुब मीनार के परिसर में। अब हम लोग बात करेंगे ईंटों और पत्थरों की बनी इमारतों के विषय में। हम मुख्यतः इसमें सांची के स्तूप के विषय में बात करेंगे और जानेंगे विभिन्न प्रकार के स्तूपों की स्थिति के विषय में, उसमें प्रदक्षिणा पथ कौन होता है, तोरण क्या होता है और वेदिका क्या होता है। इन सभी को हम एक सांची स्तूप के माध्यम से जानेंगे और जानेंगे कि सांची स्तूप का निर्माण कब प्रारंभ हुआ। सबसे पहले जानिए, बौद्ध धर्म का जो राजाश्रय था वह मौर्य काल में अशोक के समय में ज़्यादा प्राप्त हुआ। उसको अशोक ने ही अपने पुत्र और पुत्री को श्रीलंका में बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए भेजा। साथ ही साथ रोम, ग्रीक आदि देशों में अपने राजदूतों को बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के हेतु भेजा और उन्होंने ही सांची स्तूप को बनाने का प्रस्ताव रखा और उनके समय में सांची स्तूप बनाना प्रारंभ हो गया। तो जानते हैं हमारे शिल्पकारों की कुशलता के नमूने स्तूपों जैसी, किसके? स्तूपों जैसी कुछ इमारतों में देखने को मिलते हैं। तो स्तूप क्या होता है तो जान लीजिए। स्तूप का शाब्दिक अर्थ होता है टीला। क्या चीज़? टीला आपने देखा ही होगा ऐसे। तो स्तूप भी कुछ ऐसी ही स्थिति में बनी होती है, ये टीला कहलाता है। ठीक है। हालांकि स्तूप विभिन्न आकार की थी। जो स्तूप थे उनकी आकृतियाँ विभिन्न प्रकार की थी। जैसे पहले तो वो कभी कभी गोल होते थे और साथ ही साथ लंबे भी होते थे। ठीक है, लंबे आप स्तूप में अभी सांची के देखेंगे। और कभी कभी बड़े होते थे और कभी कभी ये छोटे। ऐसे विभिन्न प्रकार के स्तूप प्राप्त हुए हैं। बनारस का हो गया और साथ ही साथ हमारे विदिशा अर्थात वो सांची का हो गया स्तूप। और विभिन्न प्रकार के स्तूप प्राप्त हुए हैं जो बड़े भी हैं और कभी कभी ये छोटे भी होते थे। ठीक है। प्रायः स्तूपों के भीतर एक छोटा सा डिब्बा होता था। क्या होता था? ये स्तूप बना है आपका बड़ा सा, ठीक है, ये द्वार वार है ऐसे, और इसी के अंदर एक बॉक्स होता था, डिब्बा होता था। ठीक है, रहता था। इनमें बुद्ध के अनुयायियों अर्थात बुद्ध धर्म को प्रसारित करने वाले लोगों के शरीर के अवशेष। अब अवशेष में क्या क्या हो सकता है? दांत उनके, हड्डी, राख और विभिन्न प्रकार की कीमती वस्तुएं जो उन्होंने राजाओं से प्राप्त की थी और भ्रमण के दौरान उनको प्राप्त हुए थे। ठीक है, उनके द्वारा प्रयुक्त कोई चीज़, कोई भी चीज़ हो सकती है। ठीक है, कोई कीमती पत्थर अर्थात जो राजाओं से उनको प्राप्त हुए हों, कीमती पत्थर अथवा सिक्के रखे जाते थे। उस काल में प्रचलित सिक्कों का भी उसमें जमाव किया जाता था, उन डिब्बों में रखा जाता था। अब इन डिब्बों को कहा जाता था धातु मंजूसा। मंजूसा का क्या अर्थ होता है? मंजूसा का अर्थ होता है बॉक्स या डिब्बा। मंजूसा का अर्थ क्या होता है? बॉक्स या डिब्बा होता है। प्रारंभिक स्तूप धातु मंजूसा के ऊपर रखा जाता था। जो स्तूप होता था पहले बॉक्स होता था, उसी के ऊपर बनाया जाता था। मिट्टी का टीला होता था। ठीक है, किसके? धातु मंजूसा के ऊपर मिट्टी का टीला होता था। बाद में टीलों को ईंटों से ढक दिया जाता था और उसके बाद में क्या हुआ? एक नई पद्धति अपनाई गई कि उस गुंबद नुमा ढांचे को तरासे हुए पत्थरों से ढक दिया जाता था। जो पहले देखिए क्या हुआ, पहले बॉक्स के ऊपर थोड़ा सा गुंबद बनाया गया, फिर ईंट पत्थरों से उसको सजाया गया, फिर उसको और विभिन्न प्रकार की परतों से ढका गया और ढक के उस पर विभिन्न प्रकार चित्रकारी की गई। आप सांची के स्तूप में देखेंगे, आप देखिए सांची के स्तूप में, ठीक है, दिख रहा होगा आपको। उसी सांची के स्तूप को ध्यान से देखिए और उसमें क्या क्या है आप विचार करिए। जो सांची का स्तूप है उसमें देखिए सबसे पहले तोरण द्वार है। ठीक है, जो उसके चारों ओर का एरिया है, ठीक है, उसके जो चारों ओर का एरिया है जो कि लोग उसमें प्रदक्षिणा करते हैं। क्या करते हैं? घूमते हैं उसके चारों ओर, उसको कहते हैं प्रदक्षिणा पथ। ठीक है, और जो उसके सामने देखिए उसमें बना हुआ है विभिन्न प्रकार के शैलियों में लिखा हुआ है। ठीक है, उस शैली को ध्यान से देखिए, उसमें एक रास्ता निकला हुआ है। ठीक है, उस रास्ते को कहते हैं तोरण। क्या कहते हैं? तोरण। और जो रेलिंग हमने अभी बताया उस रेलिंग को कहते हैं वेदिका। क्या कहते हैं? वेदिका कहते हैं। ठीक है, अमरावती में 2000 वर्ष पूर्व भव्य स्तूप हुआ करता था।
इसको सजाने के लिए शिलाओं पर चित्र उकेरे जाते थे। ठीक है, कई बार पहाड़ियों को काट कर गुफाएं बनाई जाती थी और उनको भी सजाया जाता था। उन गुफाओं में बौद्ध धर्म के अनुयायी रहते थे। अब हम बात करेंगे गुप्त काल से संबंधित कुछ आरंभिक मंदिरों के विषय में। इस काल में कुछ आरंभिक मंदिरों का निर्माण हुआ था। ऐसे मंदिर जिनकी निर्माणीन अवस्था अर्थात निर्माणन जो अवस्था है वह प्रारंभिक स्थिति में थी, अर्थात मूर्तियों का निर्माण भी प्रारंभिक अवस्था में रही होगी। इन मंदिरों में भगवान विष्णु, शिव तथा दुर्गा माता जैसी देवी देवताओं की पूजा होती थी। मंदिरों का सबसे महत्वपूर्ण जो भाग होता था वह गर्भगृह होता था। कौन सा होता था? वह गर्भगृह होता था, जहाँ मुख्य देवी देवताओं की मूर्ति रखी जाती थी। क्या? जो गर्भगृह होता था वहाँ पे जो भगवान होते थे या फिर देवी देवता होते थे उनकी मूर्ति को सजाया जाता था। अक्सर गर्भगृह को एक पवित्र स्थान के रूप में दर्शाने के लिए उसके शिखर को बहुत ही ऊंचा बनाया जाता था। देखिए शिखर कैसे, पहले एक फ्लोर हो गया, ठीक है, सेकेंड फ्लोर, थर्ड, ऐसे ऐसे होते 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 ये शिखर नुमा मंदिर बनाए। ये बेस पूरा हो गया मंदिर, ठीक है, ऐसे मंदिर बनाया जाता है, बहुत ऊंचा होता था। इस प्रकार के प्रमाण हमको भीतरगांव जैसे मंदिरों से भी प्राप्त होते हैं, जिनका जो शिखर है बहुत ही ऊंचाई तक बनाया गया है। अधिकतर मंदिरों में मंडप जैसी एक स्थान होता है, अर्थात मंडप कैसा? ऐसा मंडप जहाँ पे लोग एकत्रित होते थे। किन कारणों से? जैसे सांस्कृतिक कार्यक्रम हो गया कोई, इन कार्यक्रमों को मद्देनजर रखते हुए इन मंडपों का निर्माण हुआ था और वहाँ पे लोग आते थे और सांस्कृतिक कार्यक्रमों का लुत्फ उठाते थे। ठीक है, यह एक सभागार होता था जहाँ लोग इकट्ठा होते थे। इसको ऑडिटोरियम के रूप में भी आप कह सकते हैं। ऐहोल व महाबलीपुरम शहरों में पत्थरों से बने कुछ उत्कृष्ट मंदिर भी प्राप्त हुए हैं, जो आपको मैं एक एक करके दिखाता हूं। सबसे पहले जो आप देख रहे हैं चित्र में वह भीतरगांव का मंदिर है, जो कि उत्तर प्रदेश में स्थित है। यह एक आरंभिक मंदिर है जिसका निर्माण आज से 1500 साल पहले हुआ था। और एक विशेष बात इसमें यह है कि यह जो मंदिर है वह पक्की ईंटों और पत्थरों से बनाया गया। किससे? पक्की ईंटों और पत्थरों से। अब आप दूसरा चित्र देखिए। यह जो दूसरा चित्र है वह महाबलीपुरम के एकास्मिक मंदिर का है। किसका? महाबलीपुरम के एकास्मिक मंदिर का है। अब इनमें से प्रत्येक मंदिर एक ही विशाल पहाड़ी को तराशकर बनाया गया। देखिए जो सीरीज में आपको मंदिर दिखाई दे रहे हैं, यह एक ही पहाड़ी को काट कर विभिन्न प्रकार की आकृतियों में इस मंदिर को बनाया गया है। इसलिए इनको क्या कहा जाता है? एकाश, मोनोलिथ। मोनो का अर्थ होता है एक, लिथ का होता है पत्थर या पहाड़ी, अर्थात एक ही पत्थर या पहाड़ी को काटकर इन मंदिरों का निर्माण किया गया है। ईंटों से बनाए जाने वाले मंदिरों से यह बिल्कुल भिन्न होते हैं। ईंट से बनी इमारतों में नीचे से ईंटों की एक एक करके उसको जोड़ा जाता है और फिर उसको शिखर तक पहुंचाया जाता है। ठीक है, लेकिन चट्टान में क्या होता है? चट्टान को तराशा जाता है और तराश कर उसको क्रम में रख दिया जाता है और बना दिया जाता है। अब मैं आपको दिखाऊंगा ऐहोल का दुर्गा मंदिर। देखिए चित्र में दिख रहा होगा आपको, ऐहोल का दुर्गा मंदिर है। यह लगभग 1400 वर्ष पहले बनाया गया था। कितने? 1400 वर्ष पूर्व बनाया गया था। ठीक है, तो हम लोग इस प्रकार जान चुके हैं मंदिरों के विषय में। हम लोग जानेंगे स्तूपों और मंदिरों के निर्माण की प्रक्रिया के विषय में। इस समय जो मंदिर व स्तूप बनाए गए, इनके निर्माण की जो प्रक्रिया थी वह बहुत ही जटिल थी। इसमें सबसे पहले देखिए, पहला काम अच्छे किस्म के पत्थरों को ढूंढना, फिर उन पत्थरों को खोद कर निकालना जहाँ से प्राप्त हुए हैं, निकाल कर उनको ले जाना उस स्थान पे जहाँ पे मंदिर का निर्माण होना है, और वहाँ पे ले जाने के बाद उनको काटना, छाटना, और काटने छाटने के बाद उनको खंभों के रूप में परिवर्तित करना, छत बनाना, फर्श बनाना, मूर्तियाँ बनाना और विभिन्न प्रकार की कलाकृतियाँ से उनको सजाना। इस प्रकार की प्रक्रियाएँ मंदिरों और स्तूपों को बनाने में की जाती थी। यह जो प्रक्रिया थी, जैसा कि मैंने पूर्व में बताया, यह बहुत ही जटिल थी, जिस कारण से इसका निर्माण सामान्य लोगों के बस की बात नहीं थी। जो इसका निर्माण होता था, अर्थात मंदिरों और स्तूपों का निर्माण होता था, वह प्रायः राजा या फिर उस समय का जमींदार या फिर उस समय का कोई अमीर व्यक्ति ही बनवाता था। लेकिन उसी के ऊपर पूरा इसका खर्चा नहीं होता था। जो वहाँ का किसान होता था वह भी उसमें अपना श्रमदान देता था, और जो व्यापारी वर्ग था
वह हाथी के दांत, विभिन्न प्रकार की जो वस्तुएं होती हैं सजावट की, वह देता था। और जो राजा होता था वह पूरा खर्च उठाता था उस मंदिर के निर्माण की, ठीक है। और उसके बाद बात आती है इस स्थिति को देखने की कि उसमें किन किन लोगों के नाम लिखा जाता था। अगर आप किसी स्तूप को ध्यान से देखेंगे तो उसमें जिन जिन लोगों ने अपना वो दिया श्रम या फिर विभिन्न प्रकार की जो वस्तुएं दी, उन सभी के नाम उसमें उकेरे गए हैं। जैसे आप सांची का स्तूप ले लीजिए, उसमें भी दिखाया गया है। और एक बात और, जो सांची का स्तूप है या फिर उसी समान जो स्तूप है उसके जो समक्ष ये वाली स्थिति होती है, तोरण द्वार जिसे कहते हैं। तोरण द्वार में जो अभिलेख लिखे हैं ये स्तंभ पे, इनको बनाने में व्यापारी वर्गों का बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण स्थान रहा है, क्योंकि उन्होंने ही हाथी के दांत और विभिन्न प्रकार के अलंकरण की वस्तुएं दिए थी, जिनके माध्यम से इस द्वार का निर्माण हो पाया, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं इस समय की चित्रकला के विषय में। हम लोग जानेंगे इस समय की चित्रकला क्यों प्रसिद्ध है। तो देखिए, चित्रकला अजंता वह जगह है, कौन सी? अजंता, जो कि महाराष्ट्र में है। ऐसी जगह है जहाँ के पहाड़ों में सैकड़ों सालों के दौरान कई गुफाएं खोदी गई। इनमें ज़्यादातर बौद्ध भिक्षुओं के विहार हैं। मैं यहाँ पे एक जिक्र और करना चाहूँगा, आप चित्र में देख रहे होंगे, ठीक है। यहाँ एक उड़ीसा में स्थित जैन मठ है, ठीक है। देखिए इसको किस प्रकार पहाड़ों से खोद कर, अर्थात पहाड़ों को काट कर किस प्रकार बनाया गया। ध्यान से देखिए, उसमें विभिन्न प्रकार के दरवाजे हैं और उन्हीं के अंदर जैन धर्म के लोग जो कि तीर्थंकर होते थे, वह सभी आके वहाँ पे निवास करते थे और अपना जीवन यापन के साथ साथ विभिन्न प्रकार के प्रक्रमों को करते थे। उसी प्रकार विहारों का निर्माण हुआ, बौद्ध विहारों का निर्माण हुआ। और उन बौद्ध विहारों में जो बौद्ध विहार का निर्माण हुआ वह भी उन्हीं शैलियों से ही प्रभावित था, अर्थात जो जैन धर्म के मठ थे उनसे ही प्रभावित था। ये पहाड़ों को काट कर ही बनाए जाते थे। महाराष्ट्र और दक्कन के पठार में इस तरह के बहुत ही प्रकार के विहार प्राप्त हुए हैं। इन विहारों को चित्रों के माध्यम से सजाया जाता है। गुफाओं के अंदर अंधेरा था, क्योंकि आपको पता है कि सनलाइट डायरेक्ट तो जाती नहीं है क्योंकि वह पहाड़ है, ठीक है। तो गुफाओं के अंदर अंधेरा होने के कारण चित्र मसालों की रोशनी में बनाए गए थे। यह ज्ञातव्य होना ही चाहिए कि चित्र किसके माध्यम से बनाए गए? मसालों को जलाया जाता था और उसके उजाले में इसको बनाया जाता था। इन चित्रों के रंग 1500 साल बाद भी चमकदार हैं, ठीक। ये जो रंग हैं वह पौधों व खनिजों से बनाए जाते थे। जो यह रंग थे उस समय के, वह पौधों के जड़ों या फिर उनके पत्तियों से बनाए जाते थे और विभिन्न प्रकार के खनिजों को मिलाकर एक मिश्रित रूप में इन रंगों का निर्माण किया जाता था। एक विडंबना और भी है, जहाँ ये चमकदार चित्र प्राप्त हुए हैं वो तो प्राप्त हुए हैं, लेकिन इनके निर्माण की जो स्थिति है, किसने बनाया, यह भी अज्ञात है। यह एक बहुत बड़ी विडंबना है। जबकि आज हम लोग देखते हैं अगर कोई कविता लिखता है या गाना लिखता है तो उसमें वो अपना नाम डाल देता है, लेकिन इन लोगों की महानता देखिए, इन लोगों ने उन चित्रों पे अपना नाम नहीं उकेरा और बौद्ध धर्म या विभिन्न धर्मों के प्रति अपने सहिष्णुता भाव को दर्शाया है। अब हम लोग बात करेंगे 1800 साल पूर्व लिखे गए दक्षिण भारत में प्रमुख महाकाव्यों के विषय में। इस युग में कई प्रसिद्ध महाकाव्यों की रचना की गई। इन उत्कृष्ट रचनाओं को करीब 1800 साल पहले, कब? 1800 साल पहले एक प्रसिद्ध महाकाव्य शिलप्पादिकारम की रचना इलांगो नामक कवि ने की थी। किसकी रचना? शिलप्पादिकारम की रचना इलांगो नामक कवि ने की थी। इसमें कोवलन नाम के एक व्यापारी की कहानी है। किसकी? कोवलन नाम के एक व्यापारी की कहानी है। वह जो पुहार है वहाँ पे रहा करता था, अर्थात यह एक स्थान था, वहाँ पे रहा करता था। अपनी पत्नी कर्णगी की उपेक्षा करके, अर्थात नज़रअंदाज करके वह एक नर्तकी माधवी से प्रेम करता था। बाद में वह नर्तकी को लेकर मदुरई छोड़कर चला गया। कहाँ पे? पांड्य राजा के दरबार में, जहाँ पर पांड्य राजा ने उस पर चोरी का झूठा आरोप लगाया और उसको प्राण दंड दे दिया। इससे रोषित होकर, अर्थात क्रोधित होकर कर्णगी ने उस मदुरई शहर का संपूर्ण विनाश कर दिया। क्या कर दिया? संपूर्ण विनाश कर दिया अपने श्राप के कारण। अब हम लोग बात करते हैं एक दूसरे महाकाव्य के विषय में जो तमिल का है। एक और तमिल महाकाव्य है मणिमेखलाई, जो कि करीब 1400 साल पहले सत्यनार द्वारा लिखी गई। किसके द्वारा? सत्यनार द्वारा लिखी गई। इसमें कोवलन तथा माधवी की बेटी के विषय में कहानी वर्णित है। इसी समय कालिदास जी संस्कृत में लिखते थे। कौन?
महाकवि कालिदास जी संस्कृत भाषा में अपनी रचनाएं लिखते थे। इनका जो विश्व प्रसिद्ध नाटक है वह अभिज्ञान शाकुंतलम है। ठीक है, हम लोग बात करेंगे गुप्त काल में लिखी हुई कुछ प्रमुख पुराणों के विषय में, और साथ ही साथ देखेंगे कि उस समय अर्थात गुप्त काल में किन किन किताबों का संकलन किया गया, या उससे पहले किन किन किताबों का संकलन किया गया, और गुप्त काल के बाद किन किन किताबों का संकलन किया गया। तो हम लोग जानते हैं हिंदू धर्म से जुड़ी कई कहानियाँ उस समय प्रचलित थी, इसी काल में लिखी गई थी। जो कहानियाँ प्राचीन काल में प्रचलित थी उनको इस समय संकलित किया गया और उसको लिपिबद्ध किया गया। इनमें से पुराण भी शामिल हैं। पुराण जो आजकल हम लोग पढ़ते हैं, शिव पुराण हो गया, विष्णु पुराण हो गया, और विभिन्न प्रकार के जो पुराण हैं वह सभी इसी काल में लिखे गए थे। पुराण का जो शाब्दिक अर्थ होता है वह होता है प्राचीन, अर्थात जो पुराण हैं उसमें भगवान विष्णु, भगवान शिव, दुर्गा या पार्वती जैसे देवी देवताओं से जुड़ी विभिन्न प्राचीन कहानियों का एक संकलन है। ठीक है, क्या है? संकलन है। साथ ही साथ पूजन विधियां भी इसमें दी गई हैं। क्या? पहली बात तो उनकी प्राचीन कहानियां दी गई हैं, उनका संकलन है, और साथ ही साथ उनको पूजा किस प्रकार की जाए उनकी, उसका भी संकलन इसमें दिया गया, अर्थात उनकी विधियों का भी इसमें चर्चा की गई है। अधिकतर जो पुराण है सरल संस्कृत श्लोकों में लिखे गए हैं, क्योंकि पुराणों की जो भाषा है वह संस्कृत भाषा रही है, लेकिन वो क्लिष्ट वाली संस्कृत भाषा नहीं थी। इस समय संस्कृत भाषा को बहुत ही सरलीकरण कर दिया गया, जिससे कि जन सामान्य भी उसको सुन सकें और साथ ही साथ उसको समझ सकें। पुराणों का पाठ पुजारी मंदिर में करते थे, जिनको सुनने के लिए लोग वहाँ पे आते थे, क्योंकि उस समय शूद्र जो थे उनको पुराण या फिर गीता, वेद आदि को पढ़ने की क्या थी? छूट नहीं थी, लेकिन वह सुन सकते थे इनको और समझ भी सकते थे, क्योंकि भाषा क्या थी? सरल थी। संस्कृत महाकाव्य महाभारत व रामायण की प्राचीन कहानियों को हम आज जिस रूप में पढ़ते हैं वह लगभग 1500 साल पहले लिखी गई थी, क्योंकि प्राचीन काल की जो लिपियां थी, पांडुलिपियां थी, वह गायब हो चुकी थी और उनको एक नए सिरे से लिखने की स्थिति यहाँ पे पैदा हो गई, और इस समय अर्थात 1500 साल पहले इनको नए आकार रूप में परिवर्तित किया गया और लिखा गया। माना जाता है पुराणों व महाभारत दोनों को एक ही महर्षि ने, अर्थात महर्षि वेद व्यास ने इनका संकलन किया था। ठीक है, किसने? महर्षि वेद व्यास ने इनका संकलन किया था। रामायण भी एक प्राचीन महाकाव्य है जिसको वाल्मीकि ऋषि ने लिखा था। आपने महाभारत के विषय में जो उसकी कहानी वो पढ़ा होगा, किस प्रकार पांडवों ने कौरवों की, अर्थात कौरवों के 100 भाइयों को किस प्रकार पांडवों के 5 भाइयों ने परास्त किया और हस्तिनापुर में अपना धर्मराज की स्थापना की, अर्थात धर्म की स्थापना की। उसी प्रकार हम लोगों ने रामायण की कहानी भी पढ़ी है, उसमें देखा है कि कैसे राम ने रावण को मारा था। इन सभी कहानियों को हम लोगों ने पढ़ा है, उन्हीं का संकलन इन ऋषियों ने किया था और कहानियों को लिखा था। उस समय आम जनमानस में भी कुछ कहानियां प्रचलित थीं, जिनको हम लोग जातक कथा साथ ही साथ पंचतंत्र की कहानियों के रूप में उनको हम देखते हैं। तो देखते हैं क्या है आम जनमानस की कहानियां। आम लोग भी कहानियां कहते थे, ठीक है, जैसे दादी अम्मा लोग भी कहानियां कहते हैं ना, अपने पोता पोती आदि को सुनाते हैं, वैसी भी कहानियां यहाँ पे प्रचलित थी। कविताओं व गीतों की रचना करते थे। इस समय के लोग कविता भी करते थे और साथ ही साथ नाचते गाते थे और गीत भी गाया करते थे, और साथ ही साथ ये लोग नाटक भी करते थे। नाटक का मंचन भी ये लोग एक ग्रुप बना के किया करते थे। इनमें से कुछ को जातक व पंचतंत्र की कहानियों के रूप में लिखकर सुरक्षित कर लिया गया। अभी मैं आपको एक कहानी सुनाऊंगा, ठीक है। उसमें किस प्रकार बंदर के विषय में बताया गया है। एक बंदर राज है, अर्थात वानर राज है, उनके विषय में एक कहानी है, उसके विषय में हम लोग चर्चा करेंगे अभी, ठीक है। तो किस रूप में? जो जातक कथा है वो पंचतंत्र की कहानियां हैं, उस समय जो जनमानस में प्रचलित कहानियां थी उनके रूप में उनको संकलन किया गया है। जातक कथाएं तो अक्सर स्तूपों की रेलिंग तथा अजंता की चित्रों में दर्शाई जाती है। हमने अभी कुछ देर पहले आपको सांची स्तूप के विषय में बताया है और विभिन्न प्रकार के जो स्तूप हैं उनके विषय में भी बताया है, और आपने देखा है कि वहाँ पे कुछ अभिलेख लिखे हैं, उसमें अभिलेखों में और रेलिंगों में इन प्रकार की कहानियों जो कि बौद्ध धर्म से रिलेटेड है उनकी कहानियों का भी एक संकलन उसमें दिखाई देता है, ठीक है। तो आप इसके कहानी देखिए। एक स्थान था हिमालय का, ठीक है, वहाँ पे एक आम का वृक्ष था। वह उस प्रकार का वृक्ष
पूरे धरातल पे कहीं नहीं था, अर्थात उसमें जो स्वादिष्ट फल लगते थे उस जैसा फल कहीं पर भी नहीं था। और वहाँ के जो वानर राज थे उनके साथ 80,000 और वानर वहाँ पे रहते थे, एक साथ उनका राज्य चलता था, वहीं पे निवास करते थे, आम खाते थे। और एक बार क्या हुआ, उसका एक पका आम अर्थात उस वृक्ष का एक पका आम गंगा नदी में गिरा और वो नदी में बहते बहते कहाँ चला आया, वाराणसी में। उस समय गंगा नदी में वाराणसी के महाराज नहा रहे थे और उन्होंने उस आम को देखा और खाया। उन्हें इतना सुंदर लगा, इतना मीठा लगा कि उन्होंने अपने राज्य में सभी से पूछा कि इस आम का पेड़, यह आम का पेड़ हमें कहाँ मिलेगा। तो एक व्यक्ति जो था वो जानता था, वह राजा को हिमालयी क्षेत्र में ले गया जहाँ पे वो आम का वृक्ष था। दिन में राजा और उनकी जो प्रजा थी, प्रजा कह लीजिए उसके जो मंत्री थे, क्योंकि प्रजा तो पूरी जा नहीं सकती, एक दो उसके जो नेता थे वो लोग गए थे और बाकी जो दरबारी थे और राजा तो गए थे। उन्होंने दिन भर खूब खाया, लेकिन उन्होंने रात में देखा कि बंदर भी उस वृक्ष के आम को खा रहे हैं और राजा को बहुत गुस्सा लगा। राजा ने उस बंदरों को वहाँ से हटाने और बंदरों को मारने का एक प्लान बनाया, प्लान बनाया तो लेकिन वानर राज को एक प्लान पता चल गया। वानर राज ने उस वृक्ष के सारे पत्तों को तोड़ा और टहनियों को तोड़ा, अपने शरीर में लपेटा और पुल बना दिया। ठीक है, पुल बना दिया। पुल के एक छोर को राजा जो था वानर का वो पकड़ा हुआ था। वह प्रत्येक अपनी जनता को, प्रजा को बचाने के लिए प्रत्येक जनता को वह इस ओर से उस ओर पहुंचा दिया। लेकिन अंत में क्या हुआ, वह जो राजा था वह बच नहीं पाया। जिस प्रकार वो बच नहीं पाया और राजा को यह सब देखकर बहुत ही ग्लानि हुए और वह पश्चाताप करने के लिए उस जो राज्य है, जो मैंने वानर राज की जिक्र किया अभी, उसको छोड़ देता है और वहाँ पे फिर से वो वानर वहाँ पर रहने पाते हैं, क्योंकि वह जो वानर राज था वो बच नहीं पाता है और उसी का एक वंशज वहाँ का राजा बन जाता है। इस प्रकार हम लोग देखते हैं कि किस प्रकार जातक कहानियों को यहाँ पे दर्शाया गया है। आप समझ सकते हैं कि इसमें कितनी मार्मिक भाव को दर्शाया गया है और ह्यूमन और एनिमल के विषय में किस प्रकार रिलेशन को दर्शाया गया है। हम लोग बात करेंगे गुप्त काल में लिखी गई कुछ वैज्ञानिक पुस्तकों के विषय में। इसी समय गणितज्ञ व खगोल शास्त्री, अब खगोल शास्त्री होता कौन है? खा अर्थात होता है आसमान, गोल अर्थात होता है गोले। आसमान में स्थित गोले अर्थात ग्रह नक्षत्रों के विषय में जानकारी प्राप्त करना कहलाता है खगोल शास्त्र। और इसकी जो जानकारी प्राप्त करने वाला व्यक्ति होता है उसे कहते हैं खगोल शास्त्री। तो ऐसे कौन थे? आर्यभट्ट थे। उन्होंने संस्कृत में आर्यभट्टियम को लिखा। उनकी जो सबसे प्रसिद्ध पुस्तक कौन सी है? आर्यभट्टियम। इसको संस्कृत भाषा में लिखा। इसमें उन्होंने बताया कि दिन व रात पृथ्वी के अपनी धुरी पर घूर्णन के कारण होता है। अर्थात पृथ्वी जब, जो रोम की भाषा थी, रोम में लोग क्या कहते थे? पृथ्वी जो है वह केंद्र में, सूर्य उसके चारों ओर चक्कर लगाते हैं। लेकिन आर्यभट्ट ने प्रथम बार बताया कि सूर्य जो है वह केंद्र में है और पृथ्वी उसके चारों ओर चक्कर लगाती है, भारत की ही देन है। उन्होंने ग्रहण के बारे में भी एक विस्तृत जानकारी दिया और वैज्ञानिक तथ्यों के माध्यम से सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण को समझाया। आप हमारे साथी अभिषेक के वीडियो को भी देखिए, उसमें उन्होंने सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण और ग्रह नक्षत्रों के विषय में बहुत ही विशद विवरण दिया है। आप उनके वीडियो को जाके देखिए ग्रह नक्षत्र वाले सेगमेंट में। ठीक है, उन्होंने वृत्त की परिधि को मापने की विधि ढूंढ निकाली जो कि आज प्रयुक्त होने वाली विधि से साम्य रखती है। अर्थात जो आज हम लोग वृत्त, जैसे वृत्त होता है ना, इसका जो क्षेत्रफल है या फिर उसकी जो त्रिज्या है उसको जिस प्रकार हम मापते हैं आज, उसी प्रकार आर्यभट्ट ने भी मापने की विधि बताई है। वराहमिहिर, ब्रह्मगुप्त व भास्कराचार्य कुछ अन्य गणितज्ञ व खगोलवेत्ता थे जिन्होंने कई खोजें की। अब हम लोग नीचे बात करेंगे शून्य की खोज। ठीक है, शून्य के विषय में अंकों का प्रयोग पहले से होता रहा है, क्योंकि अंक पहले भी थे, शून्य नहीं था। तो उस प्रकार अंकों का जो यह विवरण है वो पहले भी मिलता है, लेकिन शून्य का विवरण पहले नहीं मिलता। परंतु अब भारतीय गणितज्ञों ने, किसने? भारतीय गणितज्ञों ने शून्य के लिए एक चिन्ह का आविष्कार कर लिया। ठीक है, शून्य कैसे लिखा जाएगा? ऐसे लिखा जाएगा, इसका आविष्कार कर लिया। गिनती की यह पद्धति अरबों ने सर्वप्रथम अपनाई। किसने अपनाई? यह ज्ञातव्य है, अरबों ने सर्वप्रथम अपनाई। उसके बाद यह जो विधि थी यह पूरे विश्व में फैल गई, फिर यूरोप में फैली। लेकिन रोम के जो वासी थे, रोम वाले, वह पहले भी अंकों का प्रयोग करते थे। जब शून्य की खोज हुई तो उन लोगों ने भी शून्य को अपनाया। अब हम बात करते हैं आयुर्वेद के विषय में। यह चिकित्सा विज्ञान की एक प्रख्यात पद्धति है। यह एक चिकित्सा विज्ञान से साम्य रखती है। यह इसमें चिकित्सा की एक पद्धति है, ये कह सकते हैं आप। ठीक है, यह भारत में विकसित हुई है। इसका जो आविष्कार हुआ वो भारत ने किया है। प्राचीन भारत में इसके दो चिकित्सक बहुत ही प्रसिद्ध थे। तो पहले कौन थे? चरक जी थे। चरक का जो समय होता है प्रथम से द्वितीय शताब्दी के मध्य माना जाता है। और दूसरे थे सुश्रुत महोदय। इनका जो कालखंड था वह चौथी शताब्दी के आसपास था।
चरक ने अपनी एक पुस्तक लिखी जिसका नाम है चरक संहिता। उसमें औषधि के विषय में बहुत ही ज़्यादा विवरण दिया गया, अर्थात उसमें विभिन्न प्रकार की औषधियों के चित्र सहित विवरण प्राप्त होते हैं। दूसरे जो आयुर्वेदाचार्य हैं वह हैं सुश्रुत जी। सुश्रुत ने सुश्रुत संहिता को लिखा है। इसमें शल्य चिकित्सा से संबंधित विभिन्न प्रकार के यंत्रों को और उसकी विधियों को दर्शाया गया है। अब हम लोग पढ़ेंगे कि कागज की खोज सर्वप्रथम कहाँ हुई और किसने खोजा। अब हम लोग जानकारी प्राप्त करेंगे कागज के आविष्कार के विषय में, क्योंकि आज जो है हमारा जीवन कागज पे ही बेस्ड है। कैसे? देखिए, हमको कुछ पढ़ना होता है, चाहे न्यूज़पेपर हो या फिर विभिन्न प्रकार की पुस्तकों का अध्ययन करना होता है, तो हमें कागज की आवश्यकता होती है और उसमें लिखते भी हैं हम लोग, विभिन्न प्रकार के नोट्स बनाते हैं और कागज का उपयोग उन्हीं सभी चीज़ों में हम लोग करते हैं। तो हम लोग जानते हैं कागज का आविष्कार हुआ कब था। कागज का आविष्कार लगभग 1900 साल पहले। कब? लगभग आज से 1900 साल पहले काई लून नामक एक व्यक्ति ने चीन में किया था। किसने किया था? याद कर लीजिए, काई लून नामक व्यक्ति ने कहाँ किया था? चीन में किया था। उसने पौधों के रेशों, कपड़ों, रस्सियों और पेड़ की छालों को पीट पीट कर पहले क्या बनाया? लुगदी बनाया। तो यह प्रक्रिया है कागज कैसे बनाया जाता। पहले उसने पौधों के रेशों, कपड़ों, रस्सियों और पेड़ की छालों को पीट पीट कर लुगदी बनाया, ठीक है, और उसे क्या किया? पानी में डुबो दिया। जब पानी में डुबो दिया तो लुगदी क्या हो गई? पूरी तरह भीग गई। फिर लुगदी को कुछ दिन बाद निकाला और उसके पानी को निकाल दिया, पूरी तरह से निचोड़ दिया, ठीक है। पानी निचोड़ कर उसको सुखा दिया। सुखाने के बाद उसको कागज के रूप में परिवर्तित कर दिया, पीट पीट कर। लगभग 1400 साल पहले यह विधि कहाँ पहुंची? कोरिया में। आप गैप देखिए इसका, यह है 1900, यह है 14, कितने साल हो गए? 500 साल तक चीन ने अपनी इस विधि को पूरी दुनिया से छिपा के रखा। चोरी छिपे यह बगदाद तक तो पहुंच गई थी, ठीक है, अभी हम बताएंगे। लेकिन कोरिया जो कि उसके पास में ही है, वह 1400 साल पहले जानकारी उसको प्राप्त हुई, अर्थात 500 साल का गैप हुआ। उसने अपनी जानकारी को छिपा कर रखी। किसने? चीन ने, ठीक है। जब कोरिया में पहुंचा तो उसके तुरंत बाद जापान में भी पहुंच गया यह विधि। जापान में पहुंचा तो फिर, लेकिन जापान में तो पहुंचा बाद में, लेकिन 1900 से 1800 अर्थात 100 साल बाद कहाँ पहुंच गया था ये जानकारी? बगदाद में। और बगदाद के तुरंत बाद यह जानकारी कहाँ पहुंचा? यूरोप। और यूरोप के बाद कहाँ से? पूरे विश्व में फैल गया, ठीक है। वहीं से इन्होंने विभिन्न प्रकार के क्या हुआ, जो छपाई वाले यंत्र हैं उनका आविष्कार हुआ यूरोप आदि में। जब रिनेसांस की घटना हुई थी, अर्थात नवजागरण की घटना हुई, तो किताबों का जब छपाई उपाई होने लगी तो कागज का उपयोग बहुत बेहतरीन तरीके से होने लगा। अब हम लोग जानते हैं इस पाठ में आए हुए कुछ महत्वपूर्ण तिथियों के विषय में। जो स्तूप निर्माण की शुरुआत है वह आज से 2300 साल पहले प्रारंभ हुई और अमरावती शहर के विषय में जानकारी हमको 2000 साल पहले से जानकारी मिलती है, अर्थात लिखित रूप में जानकारी मिलती है। और कालिदास जो कि अभिज्ञान शाकुंतलम नाटक के लेखक हैं, उनके विषय में हमको जानकारी 1600 साल पहले मिलता है। लौह स्तंभ, भीतर गांव का मंदिर और अजंता के चित्र व आर्यभट्ट के विषय में हमको जानकारी 1500 साल पहले से अर्थात ग्रंथों के माध्यम से हमको मिलता है। और दुर्गा मंदिर का जो निर्माण हुआ था वह 1400 साल पहले हुआ था। यह वीडियो आपको अच्छी ज़रूर लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ अपने सुझावों को हम तक कमेंट के माध्यम से ज़रूर दें। इससे संबंधित जो नोट्स हैं वह आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर प्राप्त हो जाएंगे, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। इस प्रकार हमने कक्षा 6 का जो ये सेगमेंट है, अर्थात इतिहास का जो सारे चैप्टर हैं उनका अध्ययन कर लिया है। अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे, अर्थात कब? जब हम लोग प्रारंभ कर रहे होंगे कक्षा 7 की हिस्ट्री को।